पहली तौर पे हमारे पास 15 ग्रीवेंसेस, जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स हैं वो आज हमने टेकअप करी, जिसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए हैं। 3 में हमने एक एसपी और डीसी के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई, एक में एसडीएम समालखा और उनके साथ ग्रीवेंस के एक मेंबर को, और साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान को एक कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट किया है, और एक डीएसपी लेवल पर कमेटी बनाई है जो उन तीनों ग्रीवेंसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर कमेटी नेक्स्ट वीक तक बनाई। एक खाद्य सुरक्षा का मामला पिछली कमेटी में भी आया था कि मावा मिलावटी शहर में था, उस टाइम के हमने 4 सैंपल उठाए थे, चारों पास हुए। कंप्लेनेंट आज भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि अगली कमेटी से पहले 4 सैंपल खाद्य सुरक्षा की टीम और 4 सैंपल सुपरिटेंडेंट पुलिस की टीम रैंडम डेज पे वहाँ से पिक करेगी और उनको भी करनाल की हमारी लैब से टेस्ट कराने का काम करेगी। जहाँ बात एक कंप्लेनेंट की थी जिसको हरास भी किया गया, उसके अंदर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो उस कंप्लेनेंट की एक एक तथ्य को वेरीफाई करेगा। एसपी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। जिन सीआईए के अधिकारियों पे पैसे लेने की बात सामने आई है उनको तुरंत लाइन हाजिर कर उसकी इंक्वायरी शुरू करी जाएगी, और साथ में उसके जितनी आज तक की कंप्लेंट्स है उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर पानीपत वो क्यों दफ्तर दाखिल हुई, क्यों उसको हरास किया गया, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कमेटी के आगे सबमिट करेंगे। और एक कंप्लेंट माइनिंग रिलेटेड थी, जहाँ पर 2 बार एक ही माइनिंग अफसर ने अपने बयान को बदला और लिखित रिपोर्ट पे साइन करने का काम किया, उसके ऊपर सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत माइनिंग डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई भी करे और प्रदेश में इस तरह की हरासमेंट ना हो, जहाँ अधिकारी एक बार ही कुछ लिखित पत्र देखकर बाद में अपने बयान से पलटने का काम करे। सर, और अगर आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा तो इतना छोटा ऑर्डर तो शायद इतने बड़े एक्ट के लिए आज तक हिस्ट्री में नहीं आया, जिसके अंदर ये लिखा गया कि हमें लगता है कि ये संविधान के आर्टिकल 16 की मानना करता है, इसलिए इसको स्टे किया जाता है, अपील एडमिट की जाती है। हमारा यही प्रयास है, और आज भी आपके पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री से मैं बैठक करके जाऊंगा, जहाँ उन लोगों से भी चर्चा करेंगे, उनके कोई मन में संशय है तो उसको भी दूर करेंगे, मगर इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और जो अधिकार हम देना चाहते हैं हरियाणा के युवा को, उस अधिकार को पूरे तौर पर हरियाणा में हम देने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा इसको जुमला बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने टेन्योर में 2 ही चीज़ करी थी, किसान की ज़मीन धारा 4, 6, 9 लगाकर लूटी और अपने चाहते प्रॉपर्टी डीलरों को CLU कर दिलवाने का काम किया। उनकी सरकार में तो 7 साल जो इनिशियल थे, जितने भी रोजगार निकले उन तमाम रोजगारों को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया, और आपने स्वयं देखा होगा पीटीआई के साथ क्या हालत हुई। अब आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों का माने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश है, ये किसकी सरकार में? युवा को अगर उस समय रोजगार के अवसर वो बना के दे जाते तो आज उस कदम को, जो प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई आशा है, उसको जुमला ना बोलना पड़ता। हमारा तो प्रयास है कि हम लेकर आए, और प्रयास में हम कामयाब भी हुए। सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को हमारे पोर्टल पर रजिस्टर करवाया। 40 के आसपास हज़ार युवाओं ने प्रदेश भर में आज तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी, और ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन रुकने वाली नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट पे जरूर स्टे लगाया है, रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल इज टोटली डिफरेंट। सारी इंडस्ट्री को भी हम रजिस्टर करवाएंगे,
हम पर भी जो हरियाणा उद्यमी मेमोरेंडम है और हमारे लेबर एक्ट, और जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आएंगे उस दिन ये पूरा विश्वास है मुझे कि इंडस्ट्री भी हमारे साथ होगी और हरियाणा के युवाओं को भी एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। सर, पानीपत के उद्योगपति भी उद्योगों को खोलने की असमंजस स्थिति में है। कई उद्योगपति को तो कहना है कि अगर यही हालत रहे तो उद्योग यहाँ से पलायन करना पड़ेगा उद्योगों को। 1.25 साल पहले गुड़गांव की आईटी कंपनीज भी इस तरह की चर्चा करती थी। कोई एक भी कंपनी आज के दिन हरियाणा छोड़कर नहीं गई, बल्कि सैकड़ों स्टार्टअप्स गुड़गांव में नए शुरू हुए। जो लोग यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं उनसे मैं चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि कईयों के मन में संशय है। जब हरियाणा प्रदेश में वैट लागू हुआ था तो बहुत लोगों ने कहा था कि वैट आ गया, शायद प्रदेश छोड़ना पड़ जाए। कोई एक छोड़ के गया? वैट ने हरियाणा को एक दिशा दी, टैक्सेशन सिंपलीफाई किया और प्रदेश प्रगति के पथ पर चला। जहाँ बात इस एक्ट की है, लोकल लेबर इससे मिलेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मिलेगी। मैं तो सोनीपत की एक फैक्ट्री का सर्वे कराया, जूता बनाती है और आज के दिन 95% एम्प्लॉयज़, जिसमें से 70% औरतें हैं, हरियाणा के। अगर हम क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो इंडस्ट्री बड़ी खुशी के साथ यहाँ रहेगी भी, काम भी करेगी। सर, प्रदेश के विश्वासघात किया, उनकी मांगे नहीं मानेगी, दोबारा फिर से वो प्रदर्शन। पहले उनको पंजाब का चुनाव तो लड़ने दो। सर, हरियाणा की प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया जितने उनकी सड़कों की और बिजली की हालत अधिकतर। आपके पानीपत की समस्या मेरे आगे आई थी, विज साहब ने भी रखी थी और उसका ऑलरेडी टेंडर अप्रूव हो चुका, जहाँ बिजली की लाइन भी अंडरग्राउंड होगी जहाँ पर पॉसिबल है, और सारी सड़कें जो हमारे हैवी लोड के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उस तरह से दोबारा बनेगी। प्रदेश भर के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का सर्वे हो चुका और एक एक करके वर्क अलॉट किया गया है। मेरे आगे सोनीपत का भी आया था, उसकी भी हमने रेनोवेशन शुरू कर दी। प्लस जो वहाँ पर लगने वाली हमारे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, अगर उनका डीएलपी में 1 साल से कम पड़ा है तो उसको भी हम रीलुक इनटू कर रहे हैं कि उसको टाइम के साथ हम स्ट्रेंथन कर दें कि आगे डिपार्टमेंट में भी कॉस्ट कमाए और जल्द से जल्द वो सुविधा भी हम इंडस्ट्री को दें। सर, हरियाणा बेरोजगारी में टॉप है ना। मैं आपको एक न्यूज़ कटिंग दूंगा, वो राजस्थान की है और वहाँ पर ये बताया गया कि हर 4 ग्रेजुएट्स में से 3 को आज तक जॉब्स का अवसर नहीं मिला। मगर एक कांग्रेस की एजेंसी है CMI, वो हमेशा एक डाटा निकाल देती है कि हरियाणा बेरोजगार कर रहा है। अगर हरियाणा बेरोजगारी की दर बढ़ रही होती तो क्या मारुति इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो 900 एकड़ लेकर 3,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ज़मीन का हमें देगी, वो कभी करती? अगर बेरोजगारी बढ़ती तो ATL 180 एकड़ में इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता। अगर बढ़ रही होती तो क्या फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस 140 एकड़ में हरियाणा में लगाता? ये तो उन लोगों की सोच है जो हमारे प्रदेश की प्रगति से या प्रदेश की उन्नति से जलते हैं, और प्रदेश को बदनाम करने से अनएम्प्लॉयमेंट कोई बढ़ेगी घटेगी नहीं। हम तो अवसर बनाते रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तो उसी दिन घट जाती जिस दिन इस एक्ट के अंदर वो लोग अपनी सोच को ना घुसाते और इसको स्टे ना कराने का काम करते। जब लोकल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तभी जाकर तो लोकल हाथ में रोज़गार मिलेगा, और लोकल एम्प्लॉयमेंट का अवसर जब ही मिलेगा जब ये एक्ट पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट